राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी। और मेरे साथ है अवनीश भाई। और मैं सभी सनातनियों को, सभी कट्टर झट्टर हिंदुओं को और अवनीश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अवनीश जी, बहुत बहुत मुबारक हो सर। आपके पड़ोस में शुक्रिया भगत साहब। सिंह पैदा हुए हैं। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। आपके पड़ोस में भगत सिंह पैदा हुए हैं और आपके पड़ोस में जय हिंद। हिंदू राष्ट्र का जन्म हुआ है। ठीक सर। जय नसीब सर। आपका डर तो हम लोग सब अब नूनी कैसा कटा है के सर? कब जा रहे हैं? हम लोग नूनी कटा के कब जा रहे हैं सोहर गाने? नेपाल। जी वे हिंदू राष्ट्र तो जी वहां जी। पैदा हुआ है। हम्म हम्म। ये आपको और किसने हम बताया लोग सर? परम सेक्युलर लोग कब जा रहे ये हैं सर सोहर आपको गाने? कोई ये कोई आपको किसने बताया सर? हाँ, आपको नहीं पता? अरे सर, हिंदू राष्ट्र नहीं पैदा हुआ है सर। नहीं, आपको किसने बताया सर, बताइए ना। आप ही लोग कह रहे थे। आप अच्छा, ठीक। दूसरा सवाल सर, उसके बाद बात शुरू करते हैं। आप भय से थर थर कांप रहे थे, सुना आपको पसीने आ रहे थे, हर वीडियो पे आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि बस करा, भारत में होए वाला बा तुरंत होगा, जो नेपाल में नहीं हुआ, जो अरब स्प्रिंग नहीं चल नहीं पड़ा है सर। नहीं सर नहीं नहीं, एक मिनट सर, सर एक सर मिनट। सर मैं सर सर एक मिनट में, पहला 2 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद आपको तो 20 मिनट बोलना है। सर, मैंने ये नहीं कहा कि भारत में तख्ता पलट होगा। मैंने कभी नहीं कहा। ना 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 ना। भारत में नंगा नाच होगा। कैमरे देखने के लिए तैयार रहिए। मैं ये बोल रहा हो गया, हूं। मैं ये थोड़ी हो मैं गया, कह रहा हूं कि भारत में तख्ता पलट हो जाएगा और हो राहुल गया, गांधी का कोई चमचा आके गद्दी। ना 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 ना, मुझे ये गलतफहमी नहीं है। हो गया। भारत में जिहादियों के नंगा नाच देखने के लिए मसनत वसनत लगा लीजिए सर। यहाँ गजरा तेल फुलेल, बगल में इत्र का फाहा लगा के छमिया नाचो। ऐसे हो गया, बैठना है, मैं एक तरफ बैठूंगा, नाचो छमिया। और एक हो एक गया। करके कपड़ा उतारो, हमारा नंगा नाच देखने हम आए हैं। तो सर, ये छमिया दिल्ली में नाचेगी। मेरा डर ये था। आप लोग काम कर सोच बैठे कि तख्ता पलट से मैं डर रहा हूं जी। अब आप बोलिए, अगले 15 मिनट तक नॉन स्टॉप। ठीक सर, वैसे आपका जो भी डर था, वो डर अब कैसा है? क्योंकि अभी आपने सर, बताया है कि बगल एक में हिंदू मिनट। राष्ट्र पैदा हुआ है। अगर आप अपने बगल में, मेरा डर यह है कि अगर अपने बगल में तेल पिला के लाठी नहीं रखेंगे तो ये छमिया जरूर नाचेगी। इसलिए इस छमिया ठीक की रीढ़ तोड़ने के लिए लाठी तैयार रखिए। ठीक ठीक बस सर। मेरा इतना ठीक ही सर। वो है। बस बस। ठीक ठीक सर। सर एक चीज बताएं, छमिया यहाँ नाचेगी, छमिया बांग्लादेश में नाची, छमिया इससे पहले अरब स्ट्रिंग के नाम से मशहूर हुई, श्रीलंका में नाची, नेपाल में नाची, पाकिस्तान में भी नाची, फ्रांस में नाच रही है आज। आज इस वक्त फ्रांस में फ्रांस में नाच रही नाच, है। एकदम एकदम छमिया नाच रही है। सर ये सारी छमियाएं बहुत पीछे छूट चुकी, चौंकेगा नहीं। भारत में ये छमिया 2014 में नाच चुकी है, शेष नहीं विश्व नाची। अभी बहुत नहीं पीछे है। नाची। आपने आपको अभी बहुत गलत आपने फहमी अभी है। नहीं नाची। आपने अभी ये कहा, आपने अभी कहा कि आप मुझे 15 मिनट बोलने देंगे, आपका उतावलापन जाता ही नहीं है। या तो आप ही बोलिए, मैं एंकरिंग कर लेता हूँ सब। सुनिए तो, चल बोलिए। तवे पे काहे बैठ जा रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, चेयर पे बैठिए। साहब देखिए, जरा गंभीरता से इस बात को दर्शक समझे जो मैं कह रहा हूं। अगले 2 मिनट कहूंगा, फिर आ जाऊंगा वर्तमान संदर्भ। नेपाल में आज क्या हुआ? नेपाल में 2008 में जब लोकतंत्र के नाम पर एक गिरोह ने, वामपंथी गिरोह ने सत्ता उठा लिया हाथ में, उसके बाद 17 साल से लगातार ये ड्रामा चल रहा था। भाई भतीजावाद, खानदानों के शासन, चरम भ्रष्टाचार, और ये सारा कुछ किस कीमत पर?
हिंदू राष्ट्र की अस्मिता को समाप्त करने की कीमत पर ये नेपाल में हासिल हुआ। 2014 में जब इस देश में नरेंद्र मोदी की सत्ता आई, तो उस सत्ता से पहले भारत में यही तो था जो नेपाल में अभी केपी शर्मा ओली तक रहा। एक खानदान की सत्ता दिल्ली में, एक खानदान की सत्ता उत्तर प्रदेश में, एक खानदान की सत्ता बिहार में, एक खानदान की सत्ता तमिलनाडु में, एक खानदान, वैचारिक खानदान की सत्ता पश्चिम बंगाल में। जरा 2 मिनट समय दीजिएगा, गंभीरता से इस बात को आगे रख रहा हूं। आपने 2014 में भारत में वो कौन सी सांस्कृतिक राजनीतिक क्रांति की जिससे आज सोनिया गांधी, 10 जनपद खानदान, नेहरू खानदान, जिसने इस देश को 65 साल लूटा, आज निरंतर 3 सत्ताएं हो रही हैं, तीसरी चल रही है और सत्ता से बाहर है। ये सत्ता रिजिम की क्रांति जिसमें सबसे पहले भारत ने अगुवाई की 2014 में। आपके यहां ये सत्ता की क्रांति 2014 में हो चुकी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रवाद भारत में स्थापित हुआ 2014 में। कभी कोई सोच सकता था इस देश में हिंदू कहना पाप था, सनातनी कहना पाप था? जिन लोगों के पेट भर गए हैं 11 साल में, जरा गंभीरता से अगले 2 मिनट और मेरी बात सुन लें। मैगियां 2 मिनट में बन जाती होंगी। 65 साल हमारे ही बाप दादाओं ने, हमारे ही उम्र के ऊपर वालों ने, पापाओं ने, चाचाओं ने, फूफाओं ने कांग्रेस की ये सरकारें चुनी थी। ये कोई मंगल ग्रह से चुन के नहीं आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसी देश में वाजपेयी जी लंगड़ाते लंगड़ाते एक कुनबे की सरकार 5 साल किसी तरह चला पाए, 13 दिन चलाए, 13 महीने चलाए, फिर किसी तरह 5 साल चलाए, घुटने खराब हो गए उनके। लेकिन 2014 में ऐसा क्या हो गया इस देश में? स्थितियां क्या थी? एक खानदान की सरकार थी, एक परिवार का शासन था, एक रिमोट प्राइम मिनिस्टर था, यूपीए 1 में चरम भ्रष्टाचार, यूपीए 2 का चरम भ्रष्टाचार, और क्रांति हो गई, रिजिम चेंज हो गया, नरेंद्र मोदी आ गए, परफॉर्म किए 5 साल, 19 में आ गए, 19 से 24 परफॉर्म किए, फिर 24 में आ गए। अब इसी मॉडल को जरा और आगे बढ़ाता हूं। सर, भारतीय जनता पार्टी को 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में शासन सत्ता से गायब हुए कितने साल हुए थे 2017 से पहले? याद है? दशकों। किसकी सरकार थी? एक खानदान की सरकार, जिसमें कम से कम 3 दर्जन 2 दर्जन एक ही परिवार में भाई, भतीजा, चाचा, देश, दैट, साला, बीबी, इनकी सत्ता रही और ये मालिक रहे, लूटते रहे, खसोटते रहे। 2017 में 2014 के मात्र 3 साल के बाद 2017 में 25 करोड़ आबादी नेपाल की नहीं, 25 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में फिर एक सांस्कृतिक क्रांति हुई। और बिना चेहरे के, मैं फिर कह रहा हूं आपको, बिना किसी मुख्यमंत्री के चेहरे के, योगी आदित्यनाथ जी 2017 में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, और बिना किसी चेहरे के राष्ट्रवादी राजनीति जिसने 14 से मात्र 3 साल भारत के केंद्र सरकार में देखा था, और उत्तर प्रदेश ने लाके वही क्रांति उत्तर प्रदेश में कर दिया। फिर आए योगी आदित्यनाथ, 5 साल उन्होंने कर्म साधना की और काम किया, सारा कुछ दुरुस्त किया, खानदानों की लूट खसोट बंद हुई, और उसका परिणाम क्या रहा? 32 साल के बाद इसी उत्तर प्रदेश में कोई सरकार खुद को रिपीट कर सकी। जरा आधा मिनट और दीजिएगा, लेके चलूंगा बिहार। अभी मैं केवल जैविक खानदानों की बात कर रहा हूं, लुटेरे खानदान, कांग्रेस, और उसके बाद उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी वाले में सपा खानदान। अब मैं जरा एक तीसरे खानदान, जैविक खानदान के उस पर चल रहा हूं, आपको बिहार लेके। बिहार में सर यही नीतीश कुमार जी थे जिनके बारे में हमेशा कहा जाता था, और इन्हीं के भरोसे पर अब भी राहुल गांधी और उनका पूरा गिरोह टिका हुआ है कि चंद्रबाबू नायडू पलट जाएंगे या तो नीतीश कुमार पलट जाएंगे। लेकिन आज मेरा दावा है, और ये दावा अब तक मजबूत सिद्ध हो रहा है, कि जिस बिहार ने नरेंद्र मोदी को भर भर के सीट दिया, उस बिहार में नीतीश कुमार ने अपने जीवन के इस आखिरी राजनीतिक चरण में, ईश्वर उनको दीर्घायु करे, लेकिन अब वो पलटने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रवादी सांस्कृतिक क्रांति जो भारत में 2014 से चल रही है, उसके साथ हो चुके हैं, और उसका नतीजा है लालू खानदान आज सड़क पर। एक मिनट अपनी लाठी बगल में रखिए, अभी चलाइएगा। 2 मिनट। अब आपको ले चलता हूं वैचारिक खानदानों की तरफ।
खानदान दो तरीके के होते हैं, एक जैविक खानदान जिसमें एक परिवार होता है, दूसरा स्टालिन का विशुद्ध दक्षिण में, वहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीति की एंट्री हो रही है, समय लगेगा। विचारधारा की खानदानी बात कर रहे हैं तो केरल में जरा चलिए सर। केरल में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि भारतीय जनता पार्टी यानी राष्ट्रवादी राजनीति, सनातनी राजनीति को प्रश्रय देने वाले को 1% भी वोट हासिल होगा, लेकिन केरल के धीमे ही सही लेकिन गति पकड़ रही है। वेस्ट बंगाल आ जाते हैं सर। 32 साल जिसने वैचारिक खानदान लेफ्ट को अपना राजा बना के रखा और उसके बाद ममता बनर्जी सत्ता में आती हैं, उसी मॉडल को अपनाने के बाद हम ये मानते हैं कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अभी आई नहीं है, लेकिन क्या कोई कल्पना कर सकता था 2014 से पहले कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नाम की कोई चीज नजर आएगी? सर, ये जो सत्ता रेजिम चेंज की बात है ना, भारत एक बड़ा देश है, बड़ा आंकड़ा है। ये धीरे धीरे अगर आप एक ट्रेंड देखेंगे, गंभीरता से देखेंगे, मैं हल्के फुल्के बातों पर भी आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद, लेकिन दर्शक जरा बेहद गंभीरता से इस ट्रेंड को पहचाने। 2014 में ऑलरेडी आप ये काम कर चुके हैं। हाँ, मैं इसके साथ ही इस बात से भी सहमत हूं कि सत्ता जिन खानदानों की आदत रही है उनको 11 साल भी बहुत भारी पड़ रहे हैं, और वो निश्चित तौर पर आज जब कांग्रेस कहती है कि यहाँ सत्ता बदलनी है, तो किसकी सत्ता बदलनी है? ये सत्ता तो 14 में बदली जा चुकी है। आज कम से कम भारत में करप्ट नेतृत्व तो नहीं बैठा है, एक खानदान की सरकार नहीं है। योगी आदित्यनाथ के भाई भतीजे, साला साली ये सांसद, विधायक और मंत्री नहीं है। यही स्थिति नीतीश कुमार की और साथियों को आप देख लीजिए। हालांकि परिवारवाद का आरोप कभी कभी लगता है तो ठीक है, बेटा बेटी वाला लगता है। तो सर, भारत ने ये सीख पहले ले ली है। हाँ, आपकी आशंका जो हमेशा रहती है कि बदमाशी ये करेंगे, करने का प्रयास करेंगे, इसके लिए हमको आपको तैयार रहना चाहिए। और आप बिहार 10 दिन घूम के आए, इन्होंने बिहार में क्या क्या विष नहीं बोया या बोने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इनको जनता से रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि जनता 2014 से क्रांति करती आ रही है। बस एक चीज मैं बताऊं, इन्हें इनकी भाषा में बताने की आवश्यकता है कि बेटा, जो तुम करने का सपना यहाँ देख रहे हो वो हम राष्ट्रवादियों ने, राष्ट्र प्रथम वालों ने, सनातनियों ने 2014 में कर दिया, तुम्हारी औकात बताती है। फिर भी सावधान रहने की पूरी आवश्यकता है सर। बाय गॉड ना, मेरा कभी कभी मन करता है कि मैं ऐसा यूट्यूब चैनल चलाऊं जिसमें रिकॉर्डिंग करते वक्त पैनलिस्ट लोग को यह पता ना हो कि कैमरा चल रहा है, हिडन कैमरा से रिकॉर्ड करूं और विशुद्ध भोजपुरी में रिकॉर्डिंग करूं। बाय गॉड, मेरा बहुत मन करता है। खैर छोड़िए, मुझे आपकी बातें सुन के मेरा एक मन कर रहा है सर अभी कि मैं प्रणाम करके सभी दर्शकों से शीश नवा के और ये स्टूडियो छोड़ दूं और आप अगला पूरा जो अपना दर्शन है उसको अकेले करें, और जो आप कह रहे हैं वो मंशा बिना कोई नया यूट्यूब चैनल खोले ही पूरी कर लें। मुझे आज्ञा देंगे सर? नहीं, अब आपने जो 10-12 मिनट तक जो दिया, 15 मिनट था आपने प्रवचन दिया है, नहीं दिया, एक्चुअली 10 मिनट दिया है, 15 मिनट था। 10 मिनट आपने दिया है। मुझे लगता है कव्वाली के मूड में बैठे थे, मैं भंगड़ा या कव्वाली नहीं कर सकता। अभी भी आप लोग 14 की मृग मरीचिका में जी रहे हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है सोच के कि अभी भी आप लोग 14 की खुमारी आप लोग की बीती नहीं है, जबकि ये इस वक्त 2025 चल रहा है। और आप लोग ये भूल जाते हैं कि आप जो कहते हैं हम लोग बहुत बड़ी क्रांति अचीव कर चुके हैं जो 2014 में, जबकि 2024 में उसी उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवाने के बाद आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 47 सीट हारे हैं। राम मंदिर बनाने के बाद, 370 हटाने के बाद, तो आप लोग अभी भी 2014 में जी रहे हैं, जबकि आप लोग ये आप लोग जैसे अधीर लोगों जिन्हें 5 साल में जिनकी उम्र 99 साल की हो जाती है, जो 5 महीने में उब जाते हैं, उनके चलते ऐसा हुआ है। और ऐसे होने के खतरे हमेशा
आप जैसे मैगी 2 मिनट लाठियों से सब कुछ संभाल लेने वाले आज बड़े से बड़े सोशल मीडिया के जाबाज और यूट्यूब के जाबाज लौंडे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 4 दिन के लौंडे जो मोदी को सुबह दोपहर शाम रात को सोते समय ज्ञान देते थे कि क्यों नहीं लाठियों से तोड़ देते हो, आज कहते हैं कि हाँ वाकई अगर किसान हो, चाहे शाहीन हो, चाहे पहलवान हो, और चाहे दुनिया भर के आंदोलनों को अगर लाठी से दबा दिया होता तो आप जो कह रहे हैं ना, ये डर आपका सिद्ध हो जाता, अब तक हो चुका होता। और ये कौन सा क्या कह रह थे आप, नाचने अभी वाला आप कि लोगों ने कौन नाचेंगे, अभी वो खूब अभी नाच रहे होते। आप लोगों ने आंदोलन ये देखे आप ही नहीं। लोग कह के आप किसको संबोधित करते हैं? जितने मैं जरा लोग दर्शकों के अभी लिए, आप जिसकी तारीफ कर रहे थे वहां से लेके अभी आप जिन जिन सज्जन की तारीफ कर रहे थे, जिन्होंने पोस्ट लिखी है कि मेरे से मुझे पहचानने में गलती हो गई, मोदी जी जो है तेल चटाई लेके मैं किसी लेटे थे, लौंडे को देखिए, लौंडों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट से मैं बड़ा दूर रहता हूँ। हाँ, वो कमेंट मैंने पढ़ा है आपका, लौंडों की दोस्ती और ढेले की सनसनाहट वाला कमेंट मैं भी पढ़ के आया हूँ। सुनिए, आज सुबह मैंने व्यालोक जी के साथ एक वीडियो किया है, मैं उसमें एक सवाल उनसे किया था, मैं आपसे पूछ लेता हूं। आप लोग मोदी जी के धैर्य, मोदी जी की तेल चटाई पॉलिसी के इतने ज्यादा मुरीद हैं आप और सभी लोग, मेरा एक सवाल, बेहद भद्दा शब्द है ये तेल चिटाई, और मैं कड़ा प्रतिरोध करता हूं। और इस तरह नहीं के सर, शब्द अगर आप प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करते हैं सच्चाइयां अक्सर तो कड़वी ही लगती हैं सर, नहीं सर, सच्चाइयां नहीं, कड़वी ही होती है। बिल्कुल। तो कड़वी सच्चाई आप अपने पास रखें सर, लेकिन तेल चटाई जैसे सस्ते शब्द भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री के लिए कम से कम मैं नहीं सुन सकता। अगर सुनूंगा तो प्रतिरोध दर्ज कराऊंगा। हाँ, वो आपका हक है, आप प्रतिरोध दर्ज कराइए। तो मैं एक बात मैं कहता हूं ना, आप लोग उनके धैर्य की बहुत प्रशंसा करते हैं। मेरा आज मैंने सुबह व्यालोक जी से एक सवाल किया था, आपसे भी कर देता हूं। वो जो आरटीओ आईटीओ के चौक पे 26 जनवरी को जो जो ट्रैक्टर नाच रहे थे, स्टंट दिखा रहे थे, अगर वो ट्रैक्टर उस दिन उन पुलिस वालों को सचमुच कुचलने पे आ जाते, वो तो सिर्फ स्टंट दिखा रहे थे ना, गोल गोल घुमा रहे थे, वो सचमुच पुलिस वालों को कुचलने लगते और उस उन्मादी भीड़ में 10-20 लोग सीआईए और डीप स्टेट के इशारे पर या आईएसआई के इशारे पर स्वचालित वाहनों स्वचालित असलहों का उपयोग करके पुलिस वालों पर हमला कर देते, तो भी क्या आपकी धैर्यवान आपके धैर्य कायम रख पाते? ठीक, चलिए, आप काल्पनिक लोक में ज्यादा घूमते हैं, और ये अगर स्थिति मगर कल इसीलिए आपको पैदा लगाना हो पड़ता है। गई, अगर ये स्थिति कल पैदा हो गई दिल्ली में, तो क्या वह धैर्य रख पाएंगे? यदि ट्रैक्टर कुचलने लगेगा, जिस दिन दिल्ली पुलिस को कुचलने लगेगा, 10-20-50 दिल्ली पुलिस वाले ट्रैक्टरों के नीचे कुचल देंगे, उस दिन ये धैर्य कायम रहेगा ना? हो गया सर। जी, देखिए, जब विश्वास की कमी होती है तो आदमी अगर मगर बहुत इस्तेमाल करता है, और आप फैंटेसी और अगर ऐसा हो जाता, काल्पनिक लोक अगर में नहीं, ज्यादा कल हुआ है नेपाल में, कल हुआ है नेपाल में, अगर की बात नहीं है, कल ही हुआ है जी। क्या हुआ है, समाचार बताइए। एक नेपाल में भूतपूर्व क्या हुआ, मैं पूछ प्रधानमंत्री रहा की हूँ आपसे। पत्नी को दौड़ा दौड़ा के इतना मारा गया, वो तो खैर बच गई है, शायद ऐसा सुनने में आया है, ये हुआ है। अच्छा, और आपकी ठीक, आपका एक हैंडल लिखता है कि साड़ी में दौड़ने में तो बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक, आपकी वित्त मंत्री की तरफ इशारा कर रही है अगली, ठीक। ये आप पहले हुआ है। बोल लें, उसके बाद जब आप कह हाँ, दीजिएगा बोल तब दिया मैं हमने, बोल दिया, बोलिए, आप जवाब दीजिए। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। थोड़ा पानी पीजिए, तब तक मैं 1 मिनट में बोल लेता हूँ। जी, साहब देखिए, अगर ऐसा हो जाता, अगर चाची के मूंछ और दाढ़ी होती तो वो चाचा कहलाते। अब मैं अपनी बात पर आता हूं। साहब देखिए, आपने कहा कि अगर वो ट्रैक्टर कुछ पुलिस वालों को कुचल देते तो क्या होता, उसके बाद होता क्या? अगर वो ट्रैक्टर कुछ पुलिस वालों को कुचल देते तो यानी कि हत्याओं का आरोप किस पर होता? अराजक भीड़ पर, दंगाई भीड़ पर, खालिस्तानी भीड़ पर। या
सरकार की गोली से वो मरते। आप अगर उस दौरान याद करें, अगर आपकी स्मृति में हो, तो राजदीप सरदेसाई नाम के एक गिरोही पत्रकार ने अचानक ये अफवाह फैलाई कि एक ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने गोली मार दी है। अराजक गुंडों द्वारा पुलिस पर हमला और पुलिस द्वारा गोली चला के प्रदर्शनकारियों को मारना, इन दो चीजों में बड़ा फर्क है। 13 महीने जब पंजाब के खालिस्तानी गुंडे आतंकवादी आके जब बॉर्डर पर बैठे हुए थे और ईश निंदा और पता नहीं किस इंदा निंदा पिंदा में तलवारों से काट काट के और टांग दिया था, तो हत्या हुई थी ना सर, हत्या हुई थी ना। कितने लाख भारत के नागरिक उतर के चले गए और दंगा करना शुरू कर दिया। आप सर दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला रहे हैं। अब तक नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो 20 आंदोलनकारी बच्चों को सरकार ने गोली मारी। बांग्लादेश में जो भी छात्रों के वेश में कट्टरपंथी इस्लामी विदेशी एजेंट सड़कों पर उतरे, शेख हसीना की पुलिस ने उनको गोली मारी। और उसके बाद जो ऑलरेडी दंगा करने के लिए उतारू थे, चाहे नेपाल और चाहे बांग्लादेश, उन्होंने दौड़ा लिया। श्रीलंका में क्या कहने हुआ? का मतलब अगर पुलिस 10 लोगों को गोली मार देगी तो तख्ता पलट हो जाएगा। अरे सुन तो लीजिए सर, आप फिर अगर आपके पास अगर और मगर की स्थितियों से जरा बाहर आएंगे तब आप असली चिंतन कर सकेंगे। मैं एक लाइन बोल देता हूं, उसका जवाब दीजिएगा। भारत में 20 लोग यदि 20 प्रदर्शनकारी अगर पुलिस की गोली से मर जाए तो फिर तख्ता पलट का जायज हो जाएगा। जैसा नेपाल में हो गया, बांग्लादेश में हो गया, भारत में भी हो जाएगा। सिर्फ 20 लोगों को गोली मारने की देर है ना। एक मिनट, तो 20 लोगों को गोली मारने की देर है, तो वही तो मोदी नहीं मार रहा है। वही तो आप तब से कह रहे हैं कि मोदी काहे नहीं मार देता है, मोदी क्यों नहीं लाल किले पे गोली चला के मार दिया, मोदी क्यों नहीं शाहीन बाग में तड़तड़ा के गोली मरवा दिया, मोदी क्यों नहीं पहलवान आंदोलन में तड़तड़ा के गोली मरवा दिया। आप इसी के लिए तो बेचैन हैं। तो ये बताइए, भारत में तख्ता पलट कराना कौन चाहता है? बाबा रामदेव? सर पूरी विनम्रता के साथ मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं। आप जिस लाइन को लेके चल रहे हैं, और आपने अभी अभी कहा है कि इसका मतलब 20 लोगों को गोली पुलिस मार देगी तो दंगा तख्ता पलट हो जाएगा ना। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोदी जी के धैर्य की आप लोग प्रशंसा करते हैं। आपको शिकायत इस बात से है कि मोदी जो है वो दंगाइयों को गोली नहीं मरवा रहा है। आप पहले क्लियर हो जाइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन की प्लानिंग अब ये है भारत में कि अगली बार ये इसकी तैयारी करके आएंगे और भारत सरकार को ये मजबूर कर देंगे। और अगर भारत सरकार नहीं चलाएगी तो ये खुद अपने ऊपर चलवा लेंगे, अपने ही लोगों से। संभल में चलाया था योगी आदित्यनाथ, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 25 करोड़ आबादी न बांग्लादेश की है, न 25 करोड़ आबादी श्रीलंका की है, न 25 करोड़ आबादी नेपाल की है। आप सर पहले अपनी थ्योरी एक जगह टिकाइए। बार गोल पोस्ट बदलेंगे तो दिक्कत होगी। संभल में जो हुआ उसको नेपाल और बांग्लादेश वाली प्लानिंग से उसकी तुलना मत कीजिए। क्यों? जब ये बांग्लादेश, एक मिनट, नहीं, जब बांग्लादेश सरकार गोली चलाएगी नहीं सर। बांग्लादेश और नेपाल में जो हुआ उसके सूत्रधार अमेरिका में और पाकिस्तान में और कनाडा में या अन्य, बिल्कुल। इससे नेपाल के संदर्भ में इससे बचकानी कोई बात नहीं है कि अमेरिकन डीप स्टेट नेपाल में कुछ करा रहा है। नेपाल में भी आप लोग गलत जज कर रहे हैं। नेपाल में शुरुआत उन्हीं लोगों ने कराई थी। हाँ, उसके बाद कुछ ताकतों ने उसको हाईजैक कर लिया है रास्ते में। सुनिए, जी हाँ, ये भी आप लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है।
नेपाल में शुरुआत नहीं हुई थी, शुरुआत वहीं से हुई थी, उसी अंदाज में हुई बिल्कुल थी। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं, रास्ते में हाईजैक किया गया है। बिल्कुल नहीं, और बिल्कुल नहीं, यही, मैं नहीं मानता। हाँ आप मत मानिए, आप मत मानिए, सर परंतु इस आपको गलतफहमी में निराशा मत हासिल होगी, देखिए, नरेंद्र मोदी गोली नहीं चलवाएंगे। सर वो लोग खुद अपने ऊपर चला लेंगे जिस दिन अपने वाली पे आ संभल में जाएंगे। चलाया था। वो संभल वॉज नॉट प्लान्ड बाई डीप स्टेट। क्या बात कर रहे हैं? संभल नहीं, कहां कहां से जी प्लान था? नहीं, जी नहीं। आपको क्या जिस दिन डीप बाबा स्टेट रामदास की जी, हरी क्या झंडी आप होगी, डीप स्टेट के सुनिए, प्रतिनिधि हैं? बाबा रामदास जी, नहीं, आप इतनी मुझे कंफर्म मालूम है, तरीके से और कह मैं रहे इतना हैं, क्या जानता आप हूं डीप कि स्टेट जिस के दिन प्रतिनिधि हैं? अभी डीप स्टेट वाला, अभी वो जो है ना, अभी वो समय नहीं आया है, जिस दिन आएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। परंतु उस दिन डीप बात करेंगे, स्टेट, उस दिन करेंगे, राहुल गांधी उसी की तैयारी कर रहा है। किसी की और औकात नहीं है, किसी की औकात ये बहुत नहीं अच्छी, ये है, हम मानते हैं, इसलिए वो कोशिश क्योंकि करेंगे। भारत में ये क्रांति 2014 में हो चुकी है। आपको सर मैं मायूसी बता रहा हाथ हूं, लगेगी वो बाबा जी। कोशिश करेंगे, मैं ये कह रहा हूं, कोशिश करे। आप ये मत ये तो बोलिए किसी का औकात नहीं है, वो जब हो पूरी जाएगा, कोशिश करेगा, जब हो जाएगा तब उस दिन बात करेंगे। लेकिन वो आज की पूरी स्थिति कोशिश यह है, करेगा। आज की स्थिति यह है कि नेपाल में जो कुछ भी हुआ है उसको आप 2014 में निपटा चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं, और लगातार वो मार्ग प्रशस्त है। 240 वाली जो आप बात कह रहे हैं ना सर, मैं ये कह ये रहा हूं, आप जैसे ही आप अधीर अभी लोगों की राहुल कारस्तानी गांधी है। अभी आप राहुल गांधी को हल्के, अब आप राहुल गांधी को हल्के में ले रहे हैं। गलत, एकदम गलत। प्रारब्ध के कोई वीडियो देख लीजिए, या मैं कहीं भी अवसर पाता हूं बोलने के लिए, वहां के वीडियो उठा के देख लीजिए दर्शकों। मैंने हमेशा इस बात का प्रतिरोध किया है कि आदमी पप्पू नहीं है, इसे पप्पू मत समझिए। आपसे ही मेरे ख्याल से सैकड़ों हाँ, बातचीत पे मैंने ये बात कही होगी, ये आदमी बेहद शातिर है। लेकिन सर, शेर का सवा शेर भी मिलता है और बाप को दादा भी मिलता है, समझ रहे हैं आप? ये भी होता है। सर अब आप आए हैं सही लाइन पे। सवा तो बाप को शेर दादा होना मिलना पड़े, हाथ में लाठी लेके चलाना नहीं होता। कृपया इसको सवा अखाड़े का शेर, दंगल मत बनाइए। सर सवा शेर बनना पड़ेगा। सवा शेर इस देश, ये देश बन रहा है इस दो उंगलियों से, बड़ी खामोशी से। एक पर अभी तक ईवीएम पे स्याही लगवाता, दूसरे से नहीं, अभी ईवीएम का तक नहीं बटन दबाता है। सर, सवा शेर बनना पड़ेगा, अभी तो तक सर नहीं बने हैं। आप लोग गलत फहमी में। आप कुश्तियों से और लाठियों से देश के मुकद्दर का फैसला कर लीजिए, आपको बधाई हो। लेकिन फिर सुन लीजिए जाते जाते, मोदी गोली नहीं चलाएगा। गोली की बजाय इतना बड़ा गोला चला रहा है कि सारी गोलियां रखे रह जाएंगी, और वो चटाइयां भी अपने काम आएंगी, और उस पर लोग लेट के, और एक दिन ये बात मानेंगे। लोग मान रहे हैं, हम देख रहे हैं, 11 सालों से देख रहे हैं। देश में उत्पात मचाने के तमाम प्रयास हुए, उनकी ऐसे ही भ्रूण हत्याएं होंगी। आज मैं पूछता हूं, वो 4 लाख ट्रैक्टर पंजाब की बाढ़ में क्यों नहीं नजर आ रहे? वो 4 लाख ट्रैक्टर कहां चले गए? वो किसान संगठन क्यों कह रहे हैं मोदी जी मजबूती से खड़े रहो? सर, पैसे पे बिकने वाले लोग जब खालिस्तानी और कनाडा के पैसे पाते हैं तो कुछ दिनों के लिए बिक सकते हैं, लेकिन जैसे ही पहला मौका आया, उन बिकने वाले भाड़ों का साथ हरियाणा के किसानों ने छोड़ दिया। आज कनाडा में क्या है सर? जो खालिस्तानी पार्टी वहां पर थी, ट्रूडो की सरकार गई तो गई, वो तो छोड़ दीजिए। हम ये क्लेम कर रहे हैं कि किसने गिरवा दी, कैसे गिर गई। कनाडा के लोगों ने गिरा दी। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि कनाडा में जो खालिस्तानी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी थी, उसके इतने कम मेंबर जीत के आया कि उसकी नेशनल पार्टी का दर्जा खत्म हो गया। लेकिन हाँ, मैं इस बात से शंकित जरूर रहता हूं कि ये वही पंजाब के न जाने किस नशे में डूबे हुए लोग हैं जो 3 खालिस्तानी माइंडसेट के लोगों को संसद में पहुंचा देते हैं। सर, भारत बहुत बड़ा है। अकेले पंजाब ने ये आग्राहट पाल लिया था कि हम पूरे भारत को खिलाते हैं और बाकी भारत भूखा है, बेचारा है, गरीब है और पानी पी के गुजारा करता है। लेकिन किसान आंदोलन जो पंजाब के गिरोहबाजों का था, उसको भारत का आंदोलन बनाने का प्रयास किया गया। पूरे भारत के किसानों ने ऐसे करके ठेंगा दिखा दिया, कहा चल बे हट। पर एक
कल वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद आपने राहुल गांधी का बयान सुना? हाँ सुनो। वो आदमी आज भी वो कह रहा है कि नहीं वोट चोरी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी वोट चोरी हुई है। हाँ तो आपसे ज्यादा उसकी बात को कौन सुन रहा है? बिहार ने सुना? आप 10 दिन होके आए ना, बिहार में किस बिहारी ने सुना था बाबा रामदास जी के अलावा, जो पिछले बिहार से लौटने के बाद लगातार यूट्यूब चैनलों पर चिल्ला रहे हैं? आपके अलावा किसी ने सुना? मुझे लगता है कि जितना राहुल गांधी ने वोट चोरी बोली होगी, आपने भी उससे कम चोरी वोट चोरी शब्द नहीं बोला होगा अपने मुंह से। नहीं 15 वोट तो आप लोगों ने कल उसके बैलेट बॉक्स से चुरा लिया है, सबसे बड़ी वोट। अब बताइए सर, हमारा 315 वोट पड़ा था, 3 से निकला 15 आप लोग चुरा लिए। ये तो चोरी का साक्षात प्रमाण है। तो भाई अब तो इसका मतलब है कि बैलेटों से चुनाव कराएगा तब भी हार जाएगा। बैलेट में भी हार गया यार अगला। अरे हम तो सुने हैं कि पता नहीं किस पिनक में लौटा मलेशिया से, अपना ही वोटवा नहीं डाल पाया। वो लाइन में लगा था पर्चा लेके, वो सोनिया और खड़गे बुला रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला जा रहा था गलियारे में। हम तो वीडियो देखे। वो उसका पेट खराब था, वो उसका पेट खराब था, वो टॉयलेट गया था। सर उसके बाद आगे डाला होगा। सर कुल मिला के मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हूं। ठीक और मैं उस दिन के लिए आशंकित हूं जिस दिन ये फिर। सर अभी आपके मुंह से निकलने जा रहा था, मैं उस दिन के इंतजार में हूं। दर्शकों ध्यान दिया होगा आपने, बाबा जी के मुंह से ये निकलने जा रहा था कि मैं उस मुझे मालूम है क्योंकि अब आपको जिद आ गई है कि आप मोदी के दायरे की आलोचना करें। आप आलोचना मात्र आलोचना पर आ गए हैं, आप तथ्यों को ध्यान ही नहीं दे रहे। ये एक ट्राई और लेंगे सर, ये एक ट्राई और लेंगे। सर आप एक ट्राई की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये 100 ट्राई और लेंगे। अभी 29 बहुत दूर है, ये 100 ट्राई और लेंगे। ये बिहार के चुनाव में ट्राई ले रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश आएगा वहां लेंगे, ये बंगाल आएगा वहां लेंगे, ये हर जगह ट्राई लेंगे। बिहार के चुनाव में इनकी कोई ट्राई नहीं चलेगी, बंगाल में भी नहीं चलेगी। ये सर ये एक ट्राई दिल्ली में और लेंगे। अभी दिल्ली पे बिल्कुल ये अभी इनका सर अभी इनका कीड़ा मरा नहीं है, बिल्कुल नहीं मरा है, कभी नहीं मरेगा। पाइल्स की बीमारी, वह कीड़ा जब तक कलकलाएगा। पाइल्स की बीमारी इतनी जल्दी सही नहीं होती है, सुना है असाध्य बीमारी है। वो कीड़ा सर जब तक वो कलकलाएगा, और उसका सबसे बढ़िया इलाज चीरा लगा के ही होता है। चीरा है, और उस चीरा लगाने के बाद जो है वो तेल और चटाई की जरूरत उनको पड़ेगी, तो अपनी तेल चटाई जो है उनके लिए रखिए सर। तो कुल मिला के सर हम तो इतना जानते हैं कि मैं तो नेपाल की घटनाक्रम को बहुत गौर से देख रहा हूं। नेपाल का घटनाक्रम कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ। अब आप लोग ने कहा कि भाई हिंदू राष्ट्र की, हिंदू की सरकार वहां बनने जा रही है। मैंने बिल्कुल नहीं कहा। कई लोग बड़े खुश हैं, कई लोग बहुत खुश हैं कि हिंदू। आपको भी खुश होना चाहिए। सुन लीजिए आधा सेकंड में, आप प्रकृति समझिए। वहां पर वामपंथियों की सरकार और वामपंथी सत्ता में थे और वामपंथी ही विपक्ष में थे, तो जो सत्ता वाले पीटे जा रहे हैं वो भी वामपंथी, जो विपक्ष में पीटे जा रहे हैं वो भी वामपंथी। इसीलिए सुन लीजिए, इसीलिए जब ये शुरुआत हुई तो यहाँ पर धड़ाक से पिछवाड़े गुलाल पोत के सारा गिरोह नाचने लगा, ए देखो यहाँ होगा। थोड़ी देर बाद कम्युनिस्टों ने कहा कि अबे वहां तो हम लोग दोनों साइड हम ही लोग रेले जा रहे हैं। तब थ्योरी बदल दिया गिरोहबाजों ने और कहा ये अमेरिकन डीप स्टेट का काम है, जिसको उठा के आप खुद नाच रहे हैं और तमाम लोग भी नाच रहे हैं। पहली चीज। अब वहां पर जो सेंटिमेंट है, आप मूल प्रकृति समझिए। भारत सेकुलर था, हमको बिल्कुल हीनू बना के रखा गया था 14 तक। कलावा पहनना और टीका लगाना ये शर्मनाक बात थी एक बड़े तबके में। हम उस मानसिकता से आए हैं। नेपाल क्या था? 2008 तक हिंदू राष्ट्र था, वहां हिंदू सनातनी बहुसंख्यक हैं, उसको सप्रेस करके
उसके ऊपर लाल चादर उड़ाई गई थी, उस चादर को उड़ाया है, तो वहां अगर राजनीतिक पार्टियां भी आएंगी जो गैर वामपंथी होंगी, वो भी उसी टाइप की होंगी जिस टाइप की 2014 से आपने सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन किया है। इसलिए अच्छा, आप हिंदूवादी प्रसन्न है सुशीला कार्की और जी उन्हें जो प्रसन्न होना चाहिए। सुशीला कार्की जी अगर अंतरिम सरकार बनाती हैं वहां पे, तो जो नया चुनाव होगा उसमें हिंदूवादियों का कोई स्कोप दिखाई दे रहा है आपको नेपाल में? ये आंदोलन ये बताता है, ये आंदोलन और कम्युनिस्टों के खिलाफ इतना बड़ा जनाद्रोह और एंटी सेंटिमेंट ये बताता है, ठीक उसी तरह जैसे 2014 में करप्ट और आजिज आजू के भ्रष्टाचार और खानदानी शासन से भारत ने किया था। अदरवाइज नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं आके जीत गए थे, हम ही लोगों ने जिताया, भारत ने ही जिताया। तो ये स्थिति है, सिमिलरिटी जो 2014 में भारत में उन्होंने हुआ, आज ये स्थिति बन रही है नेपाल में। उनका इंटरव्यू मैंने देखा आज न्यूज 18 को, उन्होंने बड़ा लंबा इंटरव्यू दिया है। उसमें उन्होंने एक संभावना व्यक्त की है कि हो सकता है एक नई पॉलिटिकल पार्टी बने युवाओं की। वो कौन सी? बिल्कुल, वो प्रो नेपाल होगी, वो नेपाल की नेशनलिस्ट पार्टी होगी। और सुन लीजिए, नेपाल की राष्ट्रवादी जो भी पार्टी होगी वो सनातन के साथ होगी, सनातन प्रो सनातन होगी। मुझे राजशाही के लौटने की या प्रो राजशाही होगी, या उसमें राजा ज्ञानेंद्र का कोई रोल होगा? नहीं, देखिए ये अभी कोई तय नहीं कर सकते हम, और नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है। अब देखिए मैं बताता हूं हुआ क्या। राजशाही हिंदुत्व की पर्याय है, ये समझिए। वो सत्ता में आए राजा, ना आए वो अलग चीज है। एक समय जो जैसे संघी और राष्ट्रीयता, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए हैं ना, ठीक इसी तरह की स्थिति है नेपाल में राजशाही की। तो जो भी राष्ट्रवाद की तरफ आएगा वो अपने आप राजशाही की तरफ जाएगा। और मैं कतई ये नहीं देख रहा हूं कि वापस राजशाही बहाल होगी। ये अलग बात है कि जैसे राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है, राजा राष्ट्रपति के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम में एडजस्ट हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी अभी मुझे दिखाई नहीं देती। आगे इस तरह की बन सकती है। जो सुशीला जी अभी आई हैं इंटरिम गवर्नमेंट के लिए, जिनका नाम आया है, आप उनको देखिए। मैं इस बात के लिए नहीं कहूंगा कि बीएचयू की हैं तो नाचने लगी है। अरे हर आदमी, प्रचंड दहल भी तो यहीं से पढ़ के गया है, तो ये सब कोई फैक्टर नहीं है। हाँ, सब यहीं पढ़ के गए हैं। लेकिन आज देखिए, सत्ता से उतरने के बाद भी केपी ओली सैनिक छावनी में बैठा हुआ क्या कह रहा है कि अगर मैंने अयोध्या और लिपुलेख पर बवंडर नहीं लिया होता, पंगा नहीं लिया होता, तो मेरी सरकार बच जाती। यानी वो कम्युनिस्ट विचारधारा पर आज भी टिका है, वो सनातन के विरोध में है, वो उसकी वैचारिक विरोधता है। सर उसने सीधे सीधे भारत पे आरोप लगा दिया है। बिल्कुल आरोप लगा दिया है, ठीक है, आरोप लगाएगा, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया है। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है। कुछ अति उत्साही लोग तो मेरे वीडियो पे आके लिख रहे हैं कि नेपाल को भारत का स्टेट बना लिया जाए। गजब है भाई साहब। नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, उस राष्ट्र की संप्रभुता की आप जो है उसकी मंगल कामना कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए। तो इस स्थिति में कम्युनिस्ट की कोई सत्ता अगर वहां से गायब रही, दुर्भाग्य ये रहा बाबा जी कि 2008 के बाद से इन 17 सालों में लगातार कम्युनिस्ट ही रहे। प्रचंड आया तो कभी ये आया, कभी बाग पे माले, जैसे समझिए इस टाइप का था कि माले आ जाए, फिर सीपीआई आ जाए, सीपीएम आ जाए। जो इंग्लैंड की व्यवस्था है कि मोनार्की इज द हेड और वो पीएम अपॉइंट करती है। हाँ, तो यही पहले थी, नेपाल में भी यही तो थी। आज नेपाल में भी तो पहले वो पीएम होता था। जो इंग्लैंड वाली व्यवस्था है, हाँ, वो क्यों नहीं लागू हो सकती नेपाल में? अरे भाई यही व्यवस्था थी, वही अगर बहाल होगी, राजशाही बहाल होगी तो वही व्यवस्था आएगी। आप नेपाल के बारे में फिर जानते नहीं भाई। रहेगा फिर भी ना, जब प्राइम मिनिस्टर आएगा, पर लोग पीएम विल बी अपॉइंटेड बाय द एंड द पीएम विल रिपोर्ट टू द किंग। एग्जैक्टली, मैंने उसको थोड़ा सा बदल के ये कहा कि अब चुनाव होंगे, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ेंगे, जिसका बहुमत आएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, और राष्ट्र प्रमुख के रूप में राजा की जगह राष्ट्रपति। वो पहले भी राष्ट्रपति की तरह एक्ट करता था, वो आज भी राष्ट्रपति की तरह एडजस्ट हो सकता है। तो इस तरह की है। कुल मिला के मोटा मोटी बात ये समझिए कि हिंदुओं को क्यों खुश हो रहे हैं
उनका मजाक मत उड़ाइए। चूंकि नेपाल में अगर ये जो इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टी है तो खाली लेफ्ट है, थोड़ी ना। जी हाँ, ये सच जानिए, 17 साल से केवल लेफ्ट थी, पक्ष में भी विपक्ष में भी। इसीलिए पक्ष वाले भी लात खा रहे हैं, विपक्ष वाले भी लात खा रहे हैं, इसीलिए कल दोनों और वो पिटाए, करप्ट थे, इसीलिए कल corrupt है। दोनों पिटाए। इसीलिए कल दोनों, और इसीलिए जो इंटरिम सरकार की मुखिया होने जा रही हैं, उन्होंने अपने इंटरव्यू मैंने भी फॉलो किया, वो कह रही हैं कि एक नई पार्टी का गठन हो सकता है, निश्चित तौर पर, बिल्कुल। तो वो एक ऑप्शन निकल के आएगा, और वो ऑप्शन अगर गैर कम्युनिस्ट है तो वो नेपाली राष्ट्रवादी होगा, और नेपाली राष्ट्रवादी अगर है तो वो अपने आप सनातनी होगा, अपने आप हिंदुत्ववादी होगा, ये समझिए। चलिए साहब, अब तो ये नेपाल का घटनाक्रम बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अब देखते हैं। और ये वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, 44-45 मिनट का हो गया, पता नहीं 40 मिनट हो गया, उसमें 40 मिनट में 35 मिनट तो आप ही बोले हैं। अच्छा, तेल चटाई फैला के आप बैठे थे 40 मिनट में, करीब 39 मिनट, 1 मिनट लगातार बोलने नहीं दिए हैं। अब तो दर्शक ही डिसाइड करेंगे। बाबा जी की जय होगी नीचे। सर चलिए, अब आप कह रहे हैं तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं नहीं, समाप्त करने का मूड है क्या? ये तो समाप्त कर दीजिए। सर हमारा तो सर एक ही, मेरे दिल को ठंडक तभी पहुंचेगी हाँ, तो जब आप करवा देंगे, जब इनको ना, मतलब कायदे से गोली जब नहीं चलाएंगे। सुनिए सर, राम लला, सर सुनिए, राम लला हम आएंगे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वैसे ही गोली नहीं चलाएंगे। आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी तेल चटाई राहुल गांधी और उनके गिरोह के लिए काम आएगी, आप उनके लिए रखिए। मैं तो सर, मैंने तो नेपाल के हिंसा से मैंने तो एक ही चीज सीखी है कि जो है विपक्ष ज्यादा तोड़ाया है। मुझे तो कलेजे को ज्यादा दोनों तोड़ा इसी बात सर, विपक्ष ज्यादा तोड़ा है, पक्ष थोड़ा कम जानते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, दर्शक भी सुनी लें, मैं बहुत सारी चीजें निजी खुल के नहीं बताता हूं, या उसका जिक्र क्या करना। मैं सीमा से, मेरा जो मूल शहर गोरखपुर है भाई, 90 किलोमीटर की दूरी है। नेपाल के जिलों जिलों में हमारी रिश्तेदारियां हैं साहब। पिछले 7 साल से जो कुछ चल रहा है ना, 8 साल हुआ राजशाही खत्म हुए, और ये मामला 7 सालों से शुरू हो गया, तो पिछले 3 सालों से तो बहुत गंभीरता से। इसीलिए मैं बड़े आराम में हूं कि राजशाही वापस आए, कोई जरूरी नहीं है। लेफ्ट की सत्ता चली जाएगी, अपने आप सनातनी सत्ता होगी, प्रो सनातनी। इसलिए हर एक हिंदू को प्रसन्न होने की आवश्यकता है, हर एक हिंदू को उत्साहित रहने की जरूरत है। बाबा जी के अफवाहबाजी में मत आइए। मैं तो इतना सर, अगर सचमुच कोई हिंदूवादी सरकार नेपाल में बनती है तो हमारे से ज्यादा प्रसन्न कौन होगा? आप प्रकृति जानिए ना नेपाल की। नेपाल में कोई सरकार होगी, एक हाथ में मुर्गा दूसरे हाथ में शराब लेके बैठेगी, लेकिन हिंदुत्व होगी। यहाँ टीका देखेंगे आप, यहाँ कलावा देखेंगे आप। जरा सोचिए, नेपाल के बारे में जानिए। दर्शकों से भी अपील कर रहा हूं, आपकी क्षमता को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, चलेंगे नेपाल, बंसार भर के चलेंगे, आइएगा। मामला एकदम फिट हो रहा है, आइए लखनऊ, उसके बाद साथ ही चलते हैं भंसार भर के, फिर आपको दिखाएंगे नेपाल हम। तो आज की चर्चा को समाप्त करते हैं दोबारा। अभी देखते हैं शाम तक वहां क्या डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद फिर शाम को हो सकता है कि आज शाम तक या कल तक, क्योंकि सेनाध्यक्ष बैठेंगे, राष्ट्रपति बैठेंगे, और ये जो जिनका नाम सामने आया है वो बैठेंगी। उसके बाद अब देखिए आप, हिंसा एकदम खत्म हो गई है, और तो और जो हिंसा थी, वो जो नुकसान हुए थे उसको साफ सफाई हो रही है, खुद नागरिक कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आवेश है, आवेश सरकार की तरफ होता है। तो सरकार चूंकि वहां 17 साल से, आप सोचिए, जो लड़का आज 25 साल का होगा उसने 17 साल तो यही लुटेरियों की सरकार देखी है ना। तो आप उसको समझाएंगे कि साहब तुम अपना ही राष्ट्रपति भवन जला रहे हो, वो तो दुश्मन समझ रहा है। जेनजे जो उतरा था सामने, जेनजे केवल एक प्रतीक था, किसी का प्लेसमेंट नहीं था।
कई बार जानते हैं क्या होता है, गलती से बम दग जाता है तो 50 ठो आतंकवादी संगठन पैदा हो जाते हैं क्रेडिट लेने के लिए, वही कुछ स्थिति है। चलिए साहब, सर। कामना यही रहेगी कि एक हिंदूवादी सरकार जो है नेपाल में स्थापित हो, और इसी के साथ आज की रिकॉर्डिंग को यही समाप्त करते हैं। दोबारा मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम सर। जय जय श्री राम। जय श्री राम।